सो फाइनली स्टार्ट हियर वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से हमने कोई भी चीज़ को पहली बार कर रहे हैं, जिस प्रकार से जैसे ये जो मेहनत मैंने की है। बट ये एक ऐसा नहीं कि यार इसमें इसमें तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, इसमें तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हैं, तो इस पीपीटी को चलो छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। थ्योरेटिकल जो पार्ट सारा कुछ बुक में था, इसमें वो सारा कुछ है, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अब इसका क्या है, इसी पीपीटी का एक दो रिवाइज्ड एडिशन भी आएंगे बाद में। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, देखो अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि यार अमेंडमेंट किस तरह से होते हैं, ठीक है। फिर हम क्या ऐड करेंगे इसमें, फिर हम ऐड करेंगे कि किस तरह से अमेंडमेंट हुए और कौन कौन से हुए, तब ये पीपीटी कंप्लीट होगी ना। अभी तो हम प्रोसेस बस कर रहे हैं कि यार ऐसे होते हैं, ठीक है। अब देखो मेन बात क्या है, जब मैं ये पीपीटी बना रहा था तो मैंने सोचा यार सबसे पहले ये तो पता कर लूँ कि यार जो अमेंडमेंट हम कर रहे हैं वो कर कहाँ से रहे हैं, मतलब वो प्रोसेस हमको मिली कहाँ से कि हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए या कुछ भी, या प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए या कुछ भी चीज़ें, ठीक है। और तब दिमाग में आया कि यार सोर्स पता कर लें, ठीक है। अब क्योंकि मैंने सोर्स देखा तो बाकी के सोर्स भी आ गए, तो यहाँ से हमारा दो टॉपिक हो जाएंगी। हम सोर्सेस ऑफ द सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी अब हम समझ ले रहे हैं इस इस वीडियो में, ठीक है। कि हमने किस कंट्रीज से कौन कौन से सोर्स लिए, मतलब हमारे सोर्स कौन कौन से थे, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली, राइट। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, कॉन्करेंट लिस्ट। इज देयर एनी कोई है क्या तरीका इसको याद करने का, कॉन्करेंट लिस्ट होता क्या है। कॉन्करेंट लिस्ट होता क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट यानी जिस पे ना राज्य बना सकते हैं कानून न केंद्र, ठीक है, दोनों आपस में, ठीक है। तो इसको अभी तो कोई तरीका मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है। बस याद रखना है कि यार, लेकिन एक बार क्या है, एक दो बार हम कर लेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि हमें किस एरिया में काम करना है, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट ली है, ठीक है। फिर लिए हमने फ्रीडम ऑफ ट्रेड। इसको कैसे याद करोगे, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, एक कॉन्टिनेंट भी है, ठीक है। हर बार क्या होता था कि यार समझो ज़रा ध्यान से, बहुत सारी कॉन्टिनेंट में बहुत सारी अंदर कंट्रीज़ होती थी, तो इंटरनल ट्रेड भी चलता रहता था, ठीक है, चलता रहता था, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता था। बट ऑस्ट्रेलिया के केस में ऐसा नहीं है, एक ही कंट्री है और सारा कुछ जो भी सिस्टम है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो है मैरी टाइम ट्रेड के ऊपर। तो ऑस्ट्रेलिया में भी ये प्रोविज़न होगा फ्रीडम ऑफ ट्रेड की वजह से कि आप कहीं यार फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, ठीक है। अब ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी किस तरह से है, देखो ये वीडियो ना, ये जो पीपीटी है बहुत बड़ी बन सकती है और बहुत बड़ी बनेगी ही, यदि आपको चीज़ों को और एलेबोरेटली आपको यदि देखना है तो। जैसे अभी तक यदि मैं बोलूँ तो मुझे भी नहीं पता कि यार फ्रीडम ऑफ ट्रेड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंडिया के पास ऐसे कौन सी प्रोविज़न है जिससे वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड को एक्सरसाइज करवाने में हेल्प करता है ना। हमें नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम इसको और एलेबोरेट इस वीडियो को बनाएंगे तब इसमें ये जो वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाएगी, ठीक है। जैसे कॉन्करेंट लिस्ट वो तुम्हें पता है यार, उसमें क्या ऐड करना, ठीक है। हाँ, पर उसकी हम ट्रिक ज़रूर ऐड कर सकते हैं, शायद हमारे दिमाग में कुछ ऐसा आ जाए बाद में। फिर क्या है भाई, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, इससे रिलेटेड भी कुछ प्रोविज़न्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने इसको लिया है,
और पूरा एक पार्ट दिया है कॉमर्स एंड इंटरकोर्स को, ठीक है। इसमें भी क्या आएगा वो भी ज़रा देखेंगे, ठीक है। कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, देन जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। क्या लिया है? जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, यदि आपको किसी भी तरह से कॉन्करेंट लिस्ट याद हो गया तो कॉन्करेंट लिस्ट में आप क्या करोगे, सेंटर और स्टेट दोनों की मंजूरी लोगे, ठीक है। यानी दोनों का सहमत होना ज़रूरी रहेगा। दोनों को सहमत करने के लिए जॉइंट सेटिंग का प्रोविज़न अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। देन कम्स व्यामार कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई देखो, कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट सेटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ये थोड़ा इसको आप कनेक्ट कर सकते हो थोड़ा, ठीक है। अब यदि आपको किसी भी तरह से बाद में यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट याद हो गई तो आप जॉइंट सेटिंग को भी याद कर ही लोगे, ठीक है। क्योंकि कनेक्ट तो हम करना सीख ही गए, बस कॉन्करेंट और चल जाए पता। अब है व्यामार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। ये व्यामार और जर्मनी में क्या डिफरेंस है यार, इसको भी देखेंगे, ठीक है। सो बहुत कुछ बड़ा होगा और ठीक है। फिर क्या है भाई? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्या है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसको हमने याद करने का तरीका किया था कि यार हिटलर जब था, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, हॉलोकॉस्ट वगैरह कुछ जैसी एक्टिविटी कर रहा था खतरनाक, ठीक है। और वो इमरजेंसी से बिल्कुल कम नहीं थी। किसी भी देश में जब इमरजेंसी लगती है तो उतनी ही ख़राब हालात रहते हैं जिस टाइम, जैसे जर्मनी में हिटलर के टाइम पे थी, ठीक है। तो वहाँ से आप याद रख सकते हो, ठीक है। दूसरा जो इसकी वीडियो बनेगी इस टॉपिक की, उसमें आप केवल वो डिस्कस करोगे जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है, आपको खुद पता चल जाएगा। अब जैसे दूसरी वीडियो बनेगी ना, तो आप ये जर्मनी से क्या लिया आप ये मत डिस्कस करना, ठीक है। देन कम्स सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, नाउ रशिया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया है हमने, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़। अच्छा देखो, इसको याद करने का क्या तरीका है? इसको तरीका याद करने का कुछ ऐसा है कि अब मुझे थोड़ा जैसे बेहतर मैं याद कर पा रहा हूँ कि कुछ महीनों पहले एक न्यूज़ थी, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था भाई? उसमें हो रहा था कि पुतिन ने अपने जितनी भी ऑपोजिट एलाय थी, ठीक है, या ऑपोजिट कॉम्पिटेंट जो भी थे, उन सबको अलग कर दिया था, ठीक है। और किसी लीडर को मारा भी था। अब ये आप थोड़ा वो न्यूज़ की क्लिपिंग लगा लोगे तो थोड़ा और रिलेटेबल होगा, थोड़ा और इजी रहेगा याद करने के लिए, ठीक है। तो कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हो कि पुतिन कहना क्या चाहता है कि यार आपकी ड्यूटी है कि मैं ही हूँ आपका प्रेसिडेंट आने वाले कई सालों तक। अब ये भी थोड़ा याद रखो, ये पुतिन ने कितने साल की बात की है, ठीक है, किस ईयर को मेंशन किया है कि यार आप तो यही सोच के चलो कि इतने साल तक आपका प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। ये एक और गलती रियलाइज़ हुई। क्या गलती है? कि यार प्लीज़ जब रिकॉर्डिंग ऑफ करो तो रिकॉर्डिंग ऑन करके भी आदत डालो, ठीक है, वरना ऐसी मेहनत, ठीक है। तो एक और हमने क्या लिया इससे? हमने लिया आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल, ठीक है, इन द प्रीएम्बल, ठीक है। ये भी हमने लिया। इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यार जब यूएसएसआर टूट रहा था, ठीक है, तो यार थोड़ी बहुत तो जस्टिस करो ना, कि हमको जस्टिस यानी न्याय, ठीक है। यदि कुछ गलत हो रहा हो, ठीक है, कि यार कई बार आप क्या करो, ऐसी ऐसी बाउंड्री ड्रॉ कर दोगे कि कई नेचुरल रिसोर्सेज कई कंट्रीज़ को शायद ना मिलें, ठीक है। और एक ही कंट्री में कई बार क्या हो, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज आना है ना, ऐसा रहता होगा ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वहाँ से आप जस्टिस को रिलेट कर सकते हो, क्योंकि जब आप चीज़ों को तोड़ते हैं तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि यार सारी कंट्रीज़, सारी
जो नेशंस हैं उनको एटलीस्ट थोड़ी बहुत नेचुरल रिसोर्सेज तो मिले ही, इसको वो यूज़ कर पाएँ, इसको वो यूटिलाइज़ कर पाएँ, ठीक है। देन कम्स फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? द रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, ठीक है। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड द फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, ठीक है। तो यार हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या क्या हुआ था, सिविल वॉर हुआ था, ठीक है। उनको जाने की अनुमति नहीं थी, कंट्री को कैसे डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। अलग अलग कॉलोनीज़ यहाँ पर आ गई थी। तो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी, ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा है? फ्रेंच से आ रहा है, ठीक है। फ्रेंच, ठीक है। देन कम्स साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आया है वो जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो यहाँ से हमने क्या लिया? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिया है हमने? अमेंडमेंट का प्रोसीजर कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है। सेकंड जो चीज़ हमने साउथ अफ्रीका से ली है वो है इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद रख सकते हो? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये कौन है भैया? ये इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा क्या होता है? अभी जब तक राज्यसभा नहीं पढ़ोगी आपको समझ में नहीं आएगा, बट प्लीज़ याद रखना इसको। देन कम्स प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये हमने कहाँ से लिया है? जापान से। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। ये हमने जापान से लिया है। नाउ बाकी की कुछ और सोर्स हम बाद में कर लेंगे क्या? अभी की बार में कर लो यार, फिर वो खेल टाइप का लगेगा, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या लिया? ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने लिया था सबसे पहले तो, ठीक है। ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने लिया, ठीक है। ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने लिया, क्योंकि अब इतना तो यार दिमाग होना चाहिए कि जब इतने सालों से गवर्नर जनरल, गवर्नर, वाइसरॉय कर रहे हो, खेल रहे हो, तो गवर्नर की पोस्ट कहाँ से ली आपने? इन्हीं में से ली होगी, राइट। देन इमरजेंसी प्रोविजंस भी आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अच्छा ये बताओ 1935 में, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविज़न इंट्रोड्यूस क्यों की गए थे? कुछ उसके पीछे की कोई हिस्टोरिकल कोई घटना है क्या? यदि है और यदि कोई उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो उसको भी, उस इंसिडेंट को भी आप इसी में ऐड करोगे, ठीक है। देन कम्स फेडरल स्कीम, ठीक है। तो देख रहे थे यार, ये तो हमें पता है कि डिसेंट्रलाइजेशन कुछ सिस्टम चल रहा था उस टाइम पे, तो फेडरल स्कीम भी हमने यहीं से ली थी, ठीक है। मतलब कुछ सिस्टम क्या होता है यार, प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, सारा कुछ है। तो फेडरल स्कीम भी हमने यहीं से ली है। देन अब ये देखो यूपीएससी की जो रिकॉर्डिंग है ना, वो आपकी कॉलेज रिकॉर्डिंग जैसी नहीं है कि यार आपको सारा कुछ पता हो, ठीक है। यदि आप इसी टॉपिक को 5-6 महीने बाद करोगे तो आपको सारा टॉपिक ये पता रहेंगे, तो आप इन पे और कुछ बोल पाओगे, पर अभी समझने के लिए बहुत है। सो देन इमरजेंसी प्रोविज़न हमने लिया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हमने ली, ठीक है। सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन हमने जो सीख रखा था क्योंकि हम उन्हीं के उसमें थे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी हमने उन्हीं से ली। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन भी हमने उन्हीं से ली, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन भी, ठीक है, क्योंकि कलेक्टर वाला भी वो सारा कुछ चल रहा था। अच्छा, पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड कुछ जो इंफॉर्मेशन फैक्ट है, ठीक है, कि जो कोवेनेंट वगैरह कुछ चल रहा था ना वहाँ पे, कोवेनेंट सर्विसेज सारा कुछ, उसको भी आप ऐड कर सकते हो वैसे इसमें, ठीक है। क्योंकि आपको चीज़ों को आप इंटरलिंक करोगे ना तो आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा जब आप हिस्ट्री पे जाओगे, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब हम आते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से।
तो यहाँ से तो हमने बहुत कुछ लिया होगा पक्का, ठीक है। क्या लिया है भाई ब्रिटिश से? ब्रिटिश से हमने लिया है तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया है सबसे पहले तो, ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। फिर हमने दिया है रूल ऑफ लॉ, एक तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ, इनको थोड़ा देखना, ठीक है। देन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हमने लिया है, ठीक है। फिर हमने क्या लिया है? सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप को याद करने के लिए हमने ऋषि सनक का एग्जांपल देखा था कि यार ऋषि सनक बीइंग हिंदू, ठीक है, पर वो नहीं कर सकता यार, उसे अपना जो हिंदू वाला जो स्पिरिट है केवल वो एक ही देश में रहकर दिखा सकता है, वो चाहकर भी इंडिया के सिटीज़न नहीं बन सकता, ठीक है। तो डुअल सिटीज़न नहीं है, सिंगल सिटीज़न है वहाँ पे। देन कैबिनेट सिस्टम, ठीक है, इसको वहाँ पे कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस ही कहते हैं ना, ठीक है। देन फिर क्या है? प्रेरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म, ठीक है। प्रेरोगेटिव राइट्स, प्रेरोगेटिव राइट्स, ठीक है। आज ज़रा इसकी भी रिकॉर्डिंग करना, क्या होता है प्रेरोगेटिव राइट्स, ठीक है। प्रेरोगेटिव राइट्स और कुछ तरीके से याद करना, ठीक है। जैसे कल हम वो कर रहे थे ना, सिंपल मेजॉरिटी, यार इजी तो है, इजी तो है, ठीक है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया फंडामेंटल राइट्स। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। सो हमने क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स लिया हमने। फिर हमने लिया जुडिशल रिव्यू लिया हमने, जुडिशल रिव्यू, ठीक है। और जुडिशल रिव्यू को यार आपको याद करना है तो हमने देखा था कि कुछ केस आया था वहाँ पे, मैकनी वर्सेस मैकडॉ, कुछ ऐसा ही कुछ केस था, जहाँ पर वहाँ जुडिशल रिव्यू वगैरह का कुछ एक बहुत ही फेमस केस आया था यूएस में, ठीक है। वहाँ से आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसको कैसे याद रख सकते हो? इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि हमने देखा था यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। अब लेजिस्लेचर का तो अपने तहस नहस कर ही दिया है, एग्जीक्यूटिव वगैरह सब उन्हीं के हाथ में है, तो बचा क्या? जुडिशरी। तो आप क्या करोगे यार? जुडिशरी तो कम से कम इंडिपेंडेंट हो कि यदि कुछ हो, ठीक है, तो कम से कम जुडिशरी तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से पॉइंट तो उठा ही पाए, कुछ कर पाए ना कर पाए, ठीक है, थोड़ा क्रिटिसाइज़ कर पाए ओपनली। देन रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी यहीं से आई है। और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इतना बस याद रख लो कि जुडिशरी से रिलेटेड सारा कुछ हमने कहाँ से लिया है? यूएस से। इंडिपेंडेंस कहाँ से ली है? यूएस से, ठीक है। जुडिशल रिव्यू कहाँ से लिया है? यूएस से। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस कहाँ से लिया है? यूएस से। अब है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आयरिश यानी यार एक कंट्री तो थी, इसको देखेंगे बाद में। आयरिश, ठीक है, आयरलैंड है, ठीक है। सो आयरिश हमने क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर क्या लिया है? मेथड्स ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन के जो मेथड है प्रेसिडेंट का वो हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। और प्रेसिडेंट की सॉरी इम्पीचमेंट कहाँ से लिया है हमने? यूएस से। और मेथड ऑफ इलेक्शन कहाँ से लिया है? मेथड ऑफ इलेक्शन लिया है हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा हमने कहाँ से लिया है? आयरिश से। और राज्यसभा का इलेक्शन हमने कहाँ से लिया है? मेंबर्स का इलेक्शन साउथ अफ्रीका से। फिर मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया है? आयरिश से। क्लियर। देन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, क्या क्या लिया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से? फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है।
अब देखो कनाडा भी क्या है, यूएसए का ही क्या है, क्या है। इसको वैसे आपको याद करना तो एक बार आपको कनाडा का थोड़ा सिस्टम देखना पड़ेगा कि कनाडा का ज्योग्राफी कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है। अब इतना बस याद रख लो कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने कहाँ से लिया है। अच्छा ये कनाडा में जो ये पत्ता सा कुछ बताया है, ये बता क्या रहा है, थोड़ा इसको देखना यार, ठीक है। फिर है वेस्टिंग ऑफ रेसिडोरी पावर्स इन द सेंटर। रेसिडोरी पावर यानी कुछ नया कुछ निकल के आया, कोई सब्जेक्ट, तो उसके ऊपर कानून कौन बना सकता है, सेंटर। ये कहाँ से लिया हमने, कनाडा। देन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। स्टेट गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो सेंटर करता है वो हमने कहाँ से लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर एडवाइजरी जरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी जरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है। सो फाइनली हमने अब सोर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टार्ट, अब यहाँ पे हम अमेंडमेंट प्रोसेस, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करेंगे। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने कल बहुत मेहनत की है इस पर, तो हेल्प करेगा कल का वो पढ़ना, ठीक है। सो like any other written constitution, the constitutions of India also provides for its amendment in order to adjust itself to the changing conditions and needs. क्या पर्पस है करने का, to adjust itself to the changing condition and needs, ठीक है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ हाईलाइटेड है। क्या पर्पस है चेंज करने का, क्यों ही करना है चेंज, टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशन एंड नीड्स, ठीक है। कंडीशन में चेंज आ रहा है, ठीक है, हमारी टाइम के हिसाब से हमारी डिमांड चेंज हो रही है, नीड चेंज हो रही है, तो उसको फुलफ़िल कौन करेगा, ये अमेंडमेंट प्रोसेस ही, ठीक है। समय के साथ इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। हाउएवर द प्रोसीजर्स लेट डाउन फॉर इट्स अमेंडमेंट इज़ नाइदर एज ईजी एज इन ब्रिटेन नॉर एज डिफ़िकल्ट एज इन यूएसए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स neither flexible not rigid but a synthesis. In other words, the constitution, Indian constitution is of both, neither flexible not rigid but a synthesis. ये बहुत याद रखना, ठीक है, ये टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं। neither flexible nor rigid but a synthesis. Now आर्टिकल 368 की बात करें, सो इन पार्ट 20, ठीक है, इसको याद रखना। कई बार आपको प्रॉब्लम इसलिए जाती है क्योंकि आप बेसिक चीज़ ही भूल जाते हो, ठीक है। आर्टिकल 368 ही पता नहीं है आपको, ठीक है, भूल जाओगे आप, भूल जाते हो आप, ठीक है। तो कोई सो के भी पूछ ले, उठा के भी पूछ ले, तो आपको पता रहना चाहिए यार 368 पार्ट 20। पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, ठीक है। किसको पावर दी गई है, यहीं से क्वेश्चन, जितनी भी हाईलाइटेड है उसकी बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। किसको पावर दी गई है 368 में, पार्लियामेंट को पावर दी गई है, ठीक है। अब आपको कहोगे यार प्रेसिडेंट को भी तो दी गई है, प्रेसिडेंट उस प्रोसीजर का हिस्सा है। पावर किसको दी गई है, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट जब चाहे क्या कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है। किसको पावर दी गई है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है, ठीक है। किसको पावर दी गई है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है। इट स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर amend by way of addition, variation or repeal any provision of constitution in accordance with the procedures laid down for the purpose. क्या क्या कर सकता है पार्लियामेंट, एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविज़न। एडिशन, वेरिएशन और रिपील, AVR, ये AVR कुछ है ना सिस्टम डिजिटल कुछ मीडिया का, वो PVR है, सॉरी। सो एडिशन, वेरिएशन और रिपील तीनों तरीके से क्या कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। हाउएवर द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस विच फॉर्म
the basic structure of the constitution. This was ruled by Supreme Court in the केशवानंद भारती केस 1973. केशवानंद भारती केस का आपको याद रखना है, ठीक है, कब हुआ था ये, 1973. ये भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो यदि आपको पता नहीं है तो आप छोड़ दो तैयार. 1973 आर्टिकल 368 पार्ट 20, ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं. ये चीज़ें आपको क्या करेंगी, हर चीज़ों को रिलेट करने में हेल्प करेंगी. आपको बाकी के केस पता रहेंगे यार, अच्छा 1973 में तो केशवानंद हुआ था, ठीक है. 368 पार्ट 20 तो डील करता है किससे, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट से, ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसीजर से. तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी लिंक करने में, रिलेट करने में. देन प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट. प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट. The procedure for the amendment of the Constitution as laid down in Article 368 is as follows. First procedure क्या है भाई, first step of procedure. An amendment of the Constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house. बहुत कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, हर स्टेप को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. पहले क्या करेंगे, हम बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे ना, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे बता रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल फॉर द पर्पस इन आइदर हाउस, ठीक है. अब जब भी किसी वर्ड पे मैं फोकस करूँगा यानी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट इन द लेजिस्लेचर. दो ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं, लेजिस्लेचर में नहीं, ठीक है. अब उसके लिए भी कुछ एक्सेप्शन है लेजिस्लेचर में, लेकिन फिर भी हम यही मान के चलेंगे कि लेजिस्लेचर में नहीं होगा, ठीक है. और इंट्रोडक्शन किसी कहाँ हो सकता है, किसी भी हाउस में हो सकता है, किसी भी हाउस में हो सकता है, ठीक है, क्लियर. सेकंड क्या है, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ठीक है. क्या है, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर, ठीक है. तो किसी को भी यदि समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे गलती हो रही और यहाँ पे हम बदलाव कर सकते हैं, तो कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है. डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है. तो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है. जब चाहो आप सदन में खड़े हो जाओ और जब चाहो आप क्या करो, अपना बिल वगैरह सारा कुछ रेडी करके आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने बिल को, ठीक है, अमेंडमेंट बिल को. अच्छा, कुछ यहाँ पे हम सप्लीमेंट्री मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन से जो बिल हैं वो प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किए हैं हाल ही में, ठीक है, प्राइवेट मेंबर ने, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर जो है वो कम ही कर पाते. हमने एक बार एक एडिटोरियल में देखा था. थर्ड क्या है, द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी. तो किसी हाउस में भी आप प्रेजेंट तो कर सकते हो, पर हर हाउस से आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवा कर उस बिल को निकालना पड़ेगा. दैट इज़ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस इज़ प्रेजेंट एंड वोटिंग. क्या मतलब है, जितने भी सदन के सदस्यों की संख्या है उसकी मेजॉरिटी और मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. देन इंट्रोड्यूस कर लिया, ठीक है. अब कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, फिर दोनों सदन से पास हो गया. फिर यदि समझ लो पास नहीं हुआ किसी भी एक सदन से, देन ईच हाउस, ये फोर्थ पॉइंट है, ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली
In case of any disagreement between the two house, there is no provision for holding a joint sitting, ठीक है, of the two houses for the purpose of deliberation and passage of bill. The quality of being very slow and careful in what you say and do. सतर्कता, धैर्यपूर्वक सोच विचार करना. डिस्कशन और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन डिटेल्स, विस्तृत विचार विमर्श. तो क्या मतलब इसका, और ये हम अभी लिमिटेशन में भी देखेंगे कि यदि, कहने का मतलब ये है कि यदि कुछ ज़रूरी हुआ, ठीक है, और वो दोनों ही सदन के सदस्यों को ज़रूरी लगा तो वो एक ही बार में पास हो जाएगा. पर कई बार ऐसा हो जाता है कि यार उसी बात को राज्यसभा के सदस्य समझ पा रहे हैं पर लोकसभा के नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है. तो जॉइंट सिटिंग में हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोविज़न को डिस्कस कर सकते हैं कि यार ये प्रोविज़न हो सकते हैं या इसका ये बेनिफिट होगा. तो डेलिब्रेशन का एक कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ डेलिब्रेशन एक क्रिएट कर सकते हैं, विचार विमर्श करके हम कुछ इम्पोर्टेंस वगैरह बताकर. बट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविज़न है ही नहीं. देन if the bill seeks to amend the federal provisions of the constitution, it must also be ratified by the legislatures of half of the state by a simple majority, ठीक है. that is majority of the members of house present and voting, ठीक है. यानी कुछ यदि फेडरल प्रोविज़न में आप चेंज ला रहे हो तो स्टेट्स वगैरह की भी आपको रेटिफिकेशन लगेगी, वो भी हाफ ऑफ द स्टेट की. अभी हाफ ऑफ द स्टेट का सिलेक्शन कैसे होगा ये नहीं पता, और इतना डिटेल में हम जाएंगे तो. देन सिंपल मेजॉरिटी का हमने देखा था एक ट्रिक याद करने की कि जितने हैं उनकी मेजॉरिटी, जितने प्रेजेंट हैं, जितने वोट कर रहे हैं उनकी मेजॉरिटी, ठीक है, जितने. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जितने प्रेजेंट हैं उनको वोटिंग कंपलसरी है. ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है पॉलिटी में, ठीक है, कि जितने प्रेजेंट हैं क्या उनका वोटिंग करना ज़रूरी है, ठीक है. तो सिंपल मेजॉरिटी में क्या है, सिंपल है सारा कुछ, जितने हैं, जितने प्रेजेंट हैं उनकी वोटिंग. देन 6th इज़ द आफ्टर जुलाई पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर वेयर नेसेसरी द बिल इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर द असेंट. तो पहला क्या है, पासिंग ऑफ द बिल, फिर क्या है, रेटिफिकेशन, तीसरा क्या है, प्रेसिडेंट असेंट. देन 7th इज द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज हर असेंट टू द बिल. भाई क्योंकि हमने दोनों सदन से स्पेशल मेजॉरिटी से निकाला है और उसके बाद भी आप यदि नहीं दोगे असेंट तो नहीं चलेगा, राइट. ही शी कैन नाइदर withhold his her assent to the bill nor return the bill for reconsideration of the parliament. The 24th Constitution Amendment Act of 1971 made it obligatory for the president to give his her assent to the Constitution Amendment Bill. So neither withhold nor return the bill for reconsideration. 8th point is after the president's assent the bill becomes an act. So ये फाइनल प्रोसीजर है यहाँ पर, ठीक है, कि भाई आप मना तो कर ही नहीं सकते हो, और जब आप असेंट दे दोगे तो दैट बिल बिकम्स एन एक्ट, दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एक्ट, ठीक है. और ये मान लिया जाएगा कि जो प्रोविज़न वहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, संविधान उस तरह से उस वे में अमेंड हो गया है विद द टर्म्स ऑफ द एक्ट. नाउ प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट में दिया है, ठीक है. सबसे पहले क्या रहता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड either house of the parliament. Then who can introduce, either by a minister or private member. President's introduction of bill, prior permission of the president is not required to introduce the bill. Then types of majority needed, special majority, that is the majority of the
total membership of that house, that is the 50 plus 1% plus by a majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting, that is the 2/3 of present and voting. Bills in house, both the houses needs to pass the bill with a special majority. जॉइंट सिटिंग की बात करें तो 108 में रहता है इसका प्रोविज़न जॉइंट सिटिंग का. देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर अ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस. अमेंडिंग फेडरल प्रोविज़न की बात करें सो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट बाय अ सिंपल प्रोविज़न. Then role of the president in assenting the bill. 24th Constitution Amendment Act, it amended Article 368 to provide expressly that the Parliament has power to amend any provision of the Constitution. The amendment further made it obligatory for the President to give his assent when the Constitution Amendment Bill was presented to him. तो अभी तक तो हमें केवल एक ही प्रोविज़न पता था 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का. दूसरा क्या है कि पार्लियामेंट कोई भी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, कोई भी प्रोविज़न को अमेंड कर सकता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट को अप्रूव करना पड़ेगा. देन रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स इन इंट्रोड्यूसिंग अ बिल. स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इंट्रोड्यूस सच अ बिल. देन टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स की बात करें सो आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, दैट इज़ बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल्सो थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी. ठीक है, या तो फिर आप फेडरल प्रोविज़न कर रहे हो तो स्टेट वगैरह का कुछ अप्रूवल वाला आप यदि कर रहे हो तो वो वाली मेजॉरिटी, सॉरी वो वाला अमेंडमेंट, ठीक है, जिसमें आप फेडरल प्रोविज़न को कर रहे हो. और यदि आप फेडरल प्रोविज़न को नहीं कर रहे हो तो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट वाला अमेंडमेंट, राइट. हाउएवर बट सम अदर आर्टिकल्स प्रोवाइड्स फॉर द अमेंडमेंट of certain provision of the constitution by a simple majority of the parliament, that is majority of the members of each house present and voting, that is similar to the ordinary legislative process. ठीक है, notably these amendments are not deemed to be amendment of the constitution for the purpose of article 368. now संविधान को करने में 3 प्रोसीजर यहाँ पे यूज़ की जाते हैं, लेकिन भले ही अनुच्छेद 368 हमें 2 प्रकार की संशोधन क्रिया के बारे में बताता है, परंतु संशोधन को करने के लिए तीसरी श्रेणी को भी अपनाया जाता है जिसका जिक्र अनुच्छेद 368 में नहीं है. और ठीक है, और यदि इसके बाद भी अमेंडमेंट होता भी है तो उसको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा. कौन सा है वैसे वो प्रोविज़न है सिंपल मेजॉरिटी वाला. ठीक है, Therefore the constitution can be amended in 3 ways, यानी 3 तरह से अमेंडेड तो हो सकता है, बट 368 में क्या मेंशन है, केवल 2 प्रकार के अमेंडमेंट. मतलब पहला कौन सा, अमेंडमेंट बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, देन अमेंडमेंट बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, देन अमेंडमेंट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. नाउ टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी एंड वेरियस प्रोविजंस. सबसे पहले तो होती है सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज़ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउसेस present and voting. This is similar to the ordinary law making process. Such amendments are not considered under Article 368. Example, recently the number of Supreme Court judges increased from 31 to 34. तो ये किसके लिए यूज़ किया था, इसमें कौन सा अमेंडमेंट प्रोसीजर यूज़ किया गया था, सिंपल मेजॉरिटी. देन स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स रिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसीज एब्सेंटिज्म. ठीक है, मेंबर्स ऑफ ईच हाउस मोर देन 50%. ठीक है, तो भले ही एब्सेंटिज्म यदि हमें शो कर रहा है कुछ भी हो, बट टोटल मेंबर हम वही काउंट करेंगे जितने सदन की एक्चुअल संख्या होनी चाहिए. एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. एग्जाम्पल, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन.
Then special majority of parliament and consent of states. Special majority plus ratification of half, that is 50% of the state legislature by a simple majority. Most of the federal provisions amended by this method. Example 101st Constitution Amendment Act related to GST. Now certain provision जो simple majority और special majority के अंडर आते हों. So simple majority, a number of provision in the constitution can be amended by a simple majority of the two houses of the parliament outside the scope of article 368. These provisions include admission or establishment of new states. ठीक है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यदि आपको कुछ नए स्टेट को एडमिट करना है. ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी क्यों लग रही है, क्योंकि हम एडमिट कर रहे हैं. ठीक है, हम एग्जिस्टिंग स्टेट में, यार रुक जाओ प्लीज़, दिमाग मत लगाओ, ये जैसे को तैसा याद कर लो. एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. सेकंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स. कम से कम यार अल्टरेशन वगैरह में तो स्टेट का रहना चाहिए, बट हमारे पास फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, इसलिए यहाँ पर नहीं होता. ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी लगती है यहाँ पे. देन एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट. ठीक है, तो यदि स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है तो यहाँ पे फिर से स्पेशल, क्या पता क्या ही लगना चाहिए, पर ठीक है. देन सेकेंड शेड्यूल्स, एमेंडमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर्स एंड जजेस से रिलेटेड. ठीक है, कोरम इन पार्लियामेंट से रिलेटेड. ठीक है, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड. रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स इन पार्लियामेंट से रिलेटेड. प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड इट्स कमेटी से रिलेटेड. यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट से रिलेटेड. नंबर ऑफ पर्सने जजेस इन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड. यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड. कन्फर्मेंट ऑफ मोर जरिस्डिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड. ये थोड़ा याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट की जरिस्डिक्शन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, सिंपल मेजॉरिटी वाला. ठीक है, देन सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन से रिलेटेड. इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड. डिलिमिटेशन एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज से रिलेटेड. यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड. फिफ्थ शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स से रिलेटेड, फिफ्थ शेड्यूल से रिलेटेड. ठीक है, और सेकेंड शेड्यूल से रिलेटेड. देन बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस in the constitution needs to be amended by a special majority of the parliament, that is majority of the total membership of each houses and majority of 2/3 members of each house present and voting. ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविज़न किससे होते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी से. द एक्सप्रेशन टोटल मेंबरशिप मीन्स द टोटल member of members comprising houses irrespective of fact whether there are vacancies or absenteeism. Strictly speaking, the special majority is required only for voting at the third reading stage of the bill, but by way of abundant caution, the requirement of a special majority has been provided for the rules of houses in respect of all effective stages of the bill. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि भाई जब आप किसी बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपने सारी कुछ मेहनत कर ली है, सारा कुछ इफेक्टिव जा रहा है, तब लास्ट में क्या हो जाए, सारा कुछ कचड़ा हो जाए. ठीक है, और स्पेशल मेजॉरिटी का आपने प्रोविज़न डाल दिया है, तो ये क्या है, strictly speaking the special majority is required only for voting at the third reading stage of the bill. ठीक है, तो सारा कुछ इफेक्टिव जा रहा है और उसके बाद
इस प्रोसीजर को यूज़ करना, किसको, स्पेशल मेजॉरिटी को यूज़ करना, इसको बहुत एक सतर्कता से यूज़ किया जाता होगा, ठीक है। अब वो कैसे किया जाता है वो छोड़ दो, बट ठीक है, याद रखो, ठीक है। देन द प्रोविजंस विच कैन बी अमेंडेड बाय दिस वे इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, दैन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड ऑल अदर provisions which are not covered by first and third categories, then by special majority of the parliament and consent of state, ठीक है। those provisions of the constitutions which are, क्या लिखा है, which are related to the federal structure of the polity can be amended by a special majority of the parliament and also with the consent of the half of the state legislature by a simple majority। क्या लिख दिया है भाई इसमें, those provision of the constitution which are related to the federal structure of the polity, ठीक है, can be amended by a special majority of the parliament and also with the consent of the half of the state legislature by a simple majority, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। if one or some of all the remaining states takes no actions on the bill, it does not matter, the moment half of the states give their consent the formality is completed। आ गया समझ में? जो आपके पास एक डाउट आ रहा था कि यार स्टेट कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो कोई भी यदि राज्य की विधायिका ने क्या किया, आधी विधायिका ने भी यदि दे दिया, ठीक है, 14-15 राज्य की विधायिका ने भी यदि उसको पास कर दिया तो समझ लो वो बन जाएगा कानून, ठीक है। देयर इज़ नो टाइम लिमिट विद इन विच द स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट टू द बिल। इसको याद रखना, क्योंकि देखो टाइम लग सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिकलिटी भी आप जानो, बुक लोगों का तो क्या है, कुछ भी मुँह धन चला देती हैं लोग, ठीक है, बट 14 स्टेट की लेजिस्लेचर से वो परमिशन लेके आना ये बड़ी बात भी है, ठीक है, और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। देन द फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इन दिस वे। क्या क्या हो सकता है भाई, इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर्स, ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, ठीक है। देन एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या कितनी क्या रहेंगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स रिलेटेड, ठीक है। देन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल से रिलेटेड, दिस प्रोविजन वॉज एडेड बाय द 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। दिस इज रिलेटेड टू आर्टिकल 279A, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं वो पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, ठीक है, 7th शेड्यूल में भी यदि कोई सी भी लिस्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड यदि कुछ करना है, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, अभी जाके आप एक काम करना, जाती सी 7वें शेड्यूल का ज़रा चेक करो क्या क्या दिया है, ठीक है, 7वें शेड्यूल में, ठीक है, उसकी भी उसको लेकर हम करेंगे प्रिपरेशन के लास्ट स्टेज में डिस्कस, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा भंडार है, उसका कोई भी एक लिमिटेड नहीं कि यार इतना ही आएगा उसमें, ठीक है। तो शेड्यूल का एक प्रोविज़न आपका पीछे पीछे चलते रहना चाहिए कि यार शेड्यूल में क्या क्या आता है, ठीक है। देन पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, ठीक है, यानी आर्टिकल 368 खुद में यदि चेंज लाना है तो वो भी इसी से आएगा, ठीक है। देन इसमें भी कुछ है क्या, इन USA एन अमेंडमेंट कैन ऑल्सो बी प्रपोज्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कॉल्ड बाय द Congress American legislature on the petition of the 2/3 of the state legislature। Now criticism of the
ठीक है, तो क्रिटिसिज्म बस बचा है और शायद 1 घंटे की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी इसमें। नाउ क्रिटिक्स हैव क्रिटिसाइज्ड द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर अ स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन एज इन USA और Constituent Assembly for amending the Constitution. The Constitution power is vested in the Parliament and only in few cases in the state legislature. ठीक है, तो क्या है भाई इसमें मेन क्रिटिसिज्म क्या है, नो प्रोविज़न फॉर अ स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। ठीक है, तो सारा कुछ पार्लियामेंट को ही दे दिया गया है और थोड़ा बहुत स्टेट का भी रोल आ जाता है, लेकिन कोई भी एक स्पेशल बॉडी नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत यदि करना ही होती तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न ले आते, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो पहला क्या है, कोई स्पेशल बॉडी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पार्लियामेंट, हेंस अनलाइक इन USA द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल और प्रपोज फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट इन वन केस, दैट इज पासिंग अ resolution requesting the parliament for the creation or abolition of legislative council in the states. Here also the parliament can either approve or disapprove such a resolution or may not take any actions on it. ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा, पर इतना बस समझ लो कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं दी गई है कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी बिल वगैरह को इनिशिएट करो। ठीक है, कुछ इसके एक्सेप्शन है लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेकर। ठीक है, थर्ड क्या है, पहला क्या है भाई स्पेशल बॉडी को लेकर, दूसरा क्या है स्टेट लेजिस्लेटिव की इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल को से रिलेटेड, थर्ड क्या है मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अलोन आइदर बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी और बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, ओनली इन फ्यू केसेस द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स इज रिक्वायर्ड एंड दैट टू ओनली हाफ ऑफ देम, वाइल इन USA 3/4 ऑफ द स्टेट, यानी 75%। हमारे यहाँ पे क्या है 50%। ठीक है, यानी क्या है भाई मेन क्या है, मेन है कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, बहुत कम है। ठीक है, फोर्थ, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब द टाइम फ्रेम विद इन विच द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रेटिफाई और रिजेक्ट एंड अमेंडमेंट। किससे रिलेटेड, फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया है सबमिटेड टू देम। ऑल्सो इट इज साइलेंट ऑन द इशू वेदर द स्टेट्स कैन withdraw their appeal after according the same. Then 4 हो गए, 5वां है there is no provision for holding a joint sitting of both the houses of parliament if there is a deadlock over the passage of the constitution amendment bill. On the other hand, a provision for a joint sitting is made in the case of ordinary bill. ठीक है, तो जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं दिया है। ठीक है, फिर क्या है, सिक्स्थ है द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एक्सेप्ट फॉर द स्पेशल मेजॉरिटी द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आर टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द सेम वे एज द ऑर्डिनरी बिल। तो कुछ भी एक स्पेशल प्रोविज़न कुछ नहीं किया है इन्होंने। ठीक है, कुछ स्पेशल लेजिस्लेटिव प्रोसेस सिमिलर जो प्रोसेस चलती रहती हैं ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड बिल में, वो यहाँ पे इसमें भी चलती रहती है। ठीक है, तो कुछ स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। देन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट्स दैट इज़ द प्रोसीजर्स आर टू स्केची, दैट इज़ नॉट टू एलेबोरेट और थॉरोफुल, हेंस दे लीव अ वाइड स्कोप ऑफ टेकिंग द मैटर्स टू द जुडिशरी। ठीक है, तो जुडिशल एक कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, despite these facts it cannot be denied that the process has proved to be simple and easy and has succeeded in meeting the changed needs and condition. तो जहाँ से हमने चालू किया था वहीं पे जाके ख़त्म हो रहा है कि ज़रूरी क्या है, हमें नीड्स और चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या करना है, अडेप्ट करना है। इट अकॉर्डिंग टू देयर विम्स नॉर इज़ इट सो रिजिड एज टू बी इनकेपेबल ऑफ अडॉप्टिंग इटसेल्फ टू द चेंजिंग नीड्स। इट as rightly said by K.C. Ware K.C. Ware ने क्या कहा, strikes a good balance between the flexibility and rigidity। ठीक है, तो ये थोड़ा कथन याद रखना है।
ठीक है। In this context, Pandit Jawaharlal Nehru said, the Constituent Assembly, while we want this constitution to be as solid and permanent as we can make it, there is no permanence in a constitution. There should be a certain flexibility. ठीक है। तो वो तो भाई क्या कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी कि जितना सॉलिड हमने हमें बना सकना चाहिए था हमने वैसे बना दिया है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इफ़ यू मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एंड परमानेंट, यू स्टॉप द नेशंस ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ अ लिविंग वाइटल और ऑर्गेनिक पीपल। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में से लिया गया है। Similarly, Dr. B.R. Ambedkar observed in the Constituent Assembly that the Assembly has not only refrained from putting a seal of the finality or infallibility upon this Constitution by denying the people the right to amend the Constitution as in Canada, or making the amendment of the Constitution subject to the fulfillment of the extraordinary terms and conditions as in America। ठीक है, तो इतना भी फाइनलिटी और इनफेलिबिलिटी नहीं हमने कर दी है कि लोग क्या करें, लोगों को पावर ही नहीं कि यार आप कुछ अमेंड कर लो। ठीक है, जैसे कि कैसे हो रहा है कनाडा में। ठीक है, ना ही इतनी फुलफिलमेंट ऑफ दे दी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म्स की जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, बट इट हैज़ प्रोवाइडेड अ फैसाइल प्रोसीजर, ठीक है, फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये फैसाइल भी क्या है ये देखेंगे थोड़ा। ठीक है, वोकेबलरी में ऐड करेंगे कौन कौन से वर्ड हैं। फैसाइल करना है, इनफेलिबिलिटी करना है, बस और भी कुछ है क्या, बस इतना ही। Then K.C. Vera has admired the variety of amendment procedures contained in the Constitution of India. He said, this variety in the amending process is wise but rarely found। ठीक है, ठीक है, तो भाई वो बता रहे हैं कि यार according to the Granville Austin, the amending process has proved itself one of the most ably conceived aspects of the Constitution, although it appears complicated, it is merely diverse। ठीक है, it is merely diverse। लगता है कि यार ये कॉम्प्लेक्स है, पर वो क्या है, एक तरह से डाइवर्स भी है। ठीक है, सो फाइनली ये था हमारा प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट प्रोसेस। ठीक है, और इस तरह से हम ख़त्म करते हैं हमारी रिकॉर्डिंग को। ठीक है, 1 घंटे का था, बड़ा था वैसे। इसमें कितनी स्लाइड्स हैं थोड़ा बताओ। स्लाइड्स हैं इसमें 13 स्लाइड्स हैं। ठीक है, यानी 13 5 65, 13 चौको 52। 4 मिनट में हमने एक स्लाइड डिस्कस की, हर 4 मिनट में 13 चौको 52।